अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जबरार ख़ान और आप देख रहे हैं VN1 टीवी। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि सेनेट के इलेक्शन कल होने वाले हैं। हम में से हर एक शख्स सोच रहा होगा कि सेनेट के इलेक्शंस किस तरह लड़े जाते हैं और इसके अंदर कौन कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। आज हम पूरे फिगर्स के साथ हाजिर हुए हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि नेशनल असम्बली में और सेनेट में डिफरेंस क्या होता है। जो सेनेट है उसे कहा जाता है अपर हाउस, और जो हमारे पास नेशनल असम्बली है उसे कहा जाता है लोअर हाउस। हमारे पास जो अपर हाउस है उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है और वहाँ से ही सारे कानून पास होते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टाइम सेनेट बिल्ड की गई थी वो 1970 के अंदर थी। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस रूल को पास कर दिया गया कि तमाम तर कानून सेनेट के अंदर पेश किए जाएंगे और वहाँ से मंजूर किए जाएंगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि पंजाब चूँकि एक 11 करोड़ के करीब बहुत बड़ा सूबा है और जो भी यहाँ से इलेक्ट हो जाता है वो डायरेक्ट हुकूमत के अंदर आने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और आप देखिए हाल ही में PTI यहाँ से इलेक्ट हुई तो वो हमारे पास फेडरल में भी हुकूमत करती हुई नज़र आई। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझना बेहद ज़रूरी है। सेनेट हमारे पास तमाम तर पार्टीज़ को और तकरीबन तमाम तर प्रोवेंसेस को इस चीज़ की अश्योरिटी और अवेलेबिलिटी देता है कि वो अपनी वहाँ पे जगह बना सकें। अब आज हम आपको बताएंगे कि सेनेट के अंदर पर्सनस इलेक्ट कैसे होते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेनेटर कितनी देर रहता है। आपको पता है नेशनल असम्बली का जो हमारे पास MNA होता है वो 5 साल तक रहता है, लेकिन जो सेनेटर है वो 6 ईयर्स तक रहता है। और हर 3 साल के बाद इसके इलेक्शंस होते हैं और हर बंदा अपने 6 साल मुकम्मल करके उस वक्त रिटायर हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हमने आपको बता दिया कि 1970 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस रूल को पास कर दिया गया था। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये बनता है कि जो सीट्स हैं वो हमारे पास मुकम्मल हर सूबे को इक्वली डिवाइड कर दी जाती हैं और उसके बाद फिर वहाँ से सेंटर्स को मुंतखब किया जाता है। इस तरफ जाने से पहले हम ज़रा ये देख लें कि हुकूमत जो पावर में है उसके इत्तेहादी कौन कौन से। आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनमें MQM पाकिस्तान है, PMLQ है, BAP है, GDA, AML है, जो कि अपनी सीटों के साथ, और PTI अपनी 157 सीट्स के साथ 178 सीट्स रखती है और इस वजह से वो हमारे पास हुकूमत में है। इसके बरक्स अपोजिशन में PMLN, PP, MMAP, BNBP, IND और ANP, जो कि इंडिपेंडेंट और ANP हमारे पास पार्टी है, ये 160 सीट्स के साथ अपोजिशन के होल्डर हैं और ये 160 सीट्स के साथ अपोजिशन होल्डर्स हैं। ये वो फिगर्स हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत की मौजूदा सूरत हाल है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये फिगर्स आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि जब हम MPs को प्रोवेंसेस वाइज उठाने लगेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि वहाँ पे कि पाकिस्तान के जो फेडरल में इत्तेहादी हैं वो प्रोवेंशियल लेवल पर भी इनके इत्तेहादी हैं, तो वो मिलकर आपस में सेनेट के अंदर सीट्स भी बनाएंगे और वहाँ पे अपनी मेजॉरिटी को ज़्यादा भी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सपोर्टेड भी हैं 3, जो कि JWP और इंडिपेंडेंट के तौर पे 2 हैं, और ये 3 सीटें हमारे पास सपोर्टेड के तौर पर आ जाती हैं फेडरल लेवल पे। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि सेनेट्स की अपनी सीट्स कितनी हैं। सेनेट की जो अपनी सीट्स हैं वो टोटल 104 हैं। आप कहेंगे ये कैसे डिवाइड होती हैं, ये सारे के सारा प्रोसीजर क्या है, या आप विकीपीडिया कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर प्रॉपरली कितनी सीट्स की इस वक्त रिक्वायरमेंट मौजूद है और कितनी सीट्स के ऊपर इलेक्शन होने जा रहे हैं। पहली चीज़, हमारे पास 48 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि 104 सीट्स हैं तो हाफ भी इसका किया जाए तो ये 52 सीट्स बनती हैं, तो ये 48 पे कैसे। यहाँ पे एक बात हम आपको बताते चलें कि 104 के अंदर से जो 8 सीट्स हैं फाटा की, वो अटैच हो गया हुआ है KPK के साथ। तो अब इनके जितने भी 8 इस वक्त सेनेटर मौजूद हैं, इस वक्त हमारे पास जो अपर हाउस के अंदर इनके जो 8 सेनेटर्स मौजूद हैं 4 रिटायर्ड हो जाएंगे। वो सीट्स आगे सूबों के अंदर किस तरह तकसीम होती है वो फर्दर पता चल जाएगा, और जो बाकी के 4 हैं वो रिटायर होंगे 2024 के अंदर। हमारे पास 48 सीटें हैं सेनेट की जिसके ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है। आज हम आपके सामने वो फिगर्स रखने वाले हैं कि आप देख के हैरान होंगे कि कैसे थोड़ी सीटें रखने वाले बंदे बड़ी बड़ी सीटें किस तरह जीत जाते हैं। आज वो सारे के सारे राज हम खोलने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम देख लें कि इस वक्त चारों प्रोवेंसेस को कितनी सीट्स अलॉट की गई हैं और हर प्रोवेंस में से, मतलब हर सूबे में से कितनी कितनी सीटें जो हैं वो ली जाएंगी। सबसे पहले आ जाता पंजाब जिसमें 11 सेंटर्स की सीट्स खाली हैं। फिर आ जाता हमारे पास KPK जिसमें 12 हैं, बलूचिस्तान में भी 12 हैं और हमारे पास सिंध में 11 सीट्स खाली हैं।
इन 11 सीट्स पर बहुत जल्द अमल पैरा होने जा रहा है। कल इलेक्शन होने जा रहा है और हमें पता चलेगा कि कौन इलेक्शन जीतता है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि 53 जो सीट्स हैं वो हैं हुकूमत के पास, जो कि मेजॉरिटी में, और 47 सीट्स जो हैं वो अपोजिशन के पास हैं। अब ये फिगर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं और ये वक्त के साथ साथ चेंज भी होंगे। मे बी आप ये वीडियो लेट देखें तो फिगर्स अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये है। एक बात क्लियर होगी कि 48 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि अगर 104 में से 104 में से 8 सीटें निकाल दें तो 96 सीटें बचती हैं, और उस 96 सीटों को अगर हम हाफ़ करें तो 48 सीट्स बनती हैं और उनके ऊपर हमारे पास इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, ये जो 48 सीट्स हैं ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाती हैं, और चारों प्रोविंसेस के अलावा हमारे कैपिटल इस्लामाबाद की भी 2 सीट्स अलॉट की गई हैं सेंटर्स की, जहाँ पर से श्योरिटी तौर पे नज़र आ रहा है कि पीटीआई ही जीतेगी। खैर, हम आपके सामने एक पूरा एनालिसिस पेश करने जा रहे हैं जिससे क्लियर होगा कि मेजॉरिटी कौन लेकर जाएगा, सबके पास सीट्स इस वक्त कितनी कितनी हैं और वो कितना कितना मार्जिन ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा मार्जिन लेते हैं तो क्लियरी तौर पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास हॉर्स ट्रेडिंग हो गई है, और अगर वहाँ से मार्जिन कम आता है तो तब भी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। क्यों? क्योंकि जितने बंदे अपने पॉइंट चेंज करेंगे, अपने वोट्स को चेंज करेंगे, पता चल जाएगा कि यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। उसकी एक वजह है, अभी हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल पास कर दिया है कि आप लोग इसको सेपरेटली तौर पे इंडिविजुअली एक बैलेट पेपर शेयर करेंगे, जो कि हर एमएनए का अलहदा होगा और उसके ज़रिए वोट कास्ट किया जाएगा। अगर तो कल ऐसा हो जाता है, बैलेट पेपर बहुत जल्दी बन जाता है, 3-4 घंटे लगेंगे और बैलेट पेपर एक तैयार हो जाएगा, और हर किस्म का बैलेट पेपर तैयार किया जा सकता है, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम देख लें कि हमारे पास जिस वक्त पंजाब में पीटीआई जो कि एज अ गवर्नमेंट के तौर पे कितनी सीटें रखती है, और जो अपोजिशन है वो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो कितनी सीटें रखती है। पंजाब में हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल गवर्नमेंट की सीट्स हैं 192, 192 सीटें हैं, जिसमें पीटीआई की 181 हैं, पीएमएल-क्यू की 10 है, पीआरएच की 1 है, और जो सपोर्टेड है इंडिपेंडेंट है वो 4 हैं। अपोजिशन में कौन कौन है? अपोजिशन में 173 सीट्स बनती हैं, ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर पीएमएलएन की 166 सीटें हैं, और जो हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी सिर्फ 7 सीटें हैं। अब ये आप ज़रा पंजाब के ऊपर ही रहकर इसको ज़रा वैल्यूएट करें, इन सारी सीट्स को टोटल सीट्स बन जाती हैं हमारे पास तकरीबन 369, और इस वक्त सेंटर की कितनी सीटें रिक्वायर्ड हैं पंजाब में? 11 सीटें रिक्वायर्ड हैं। आप 369 को डिवाइड करें 11 के ऊपर तो हमारे पास कुछ फिगर आ जाती है 33 to 34। इसका मतलब एक सेनेटर की सीट के लिए 33 से 34 वोट दरकार हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर 11 सेनेटर्स को इलेक्ट करने के लिए कम से कम एक सीट के लिए आपको 33 से 34 वोट्स की ज़रूरत है कि आप इलेक्ट हो सकते हैं एज आ सेनेटर। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें पीटीआई कितनी मेजॉरिटी रखती है, यहाँ पे पीटीआई तकरीबन 6 सीट्स तो क्लियरली लेती हुई नज़र आ रही है। अगर वो इंडिपेंडेंट को साथ डाल लेती है तो 6 सीटें तो वो क्लियरली तौर पे ले लेगी, और जो अपोजिशन है वो यहाँ पे 5 सेंटर की सीट्स लेती हुई नज़र आएगी। अच्छा, फिर आ जाते हैं केपीके के ऊपर। केपीके के ऊपर पीटीआई ने किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया, वो डायरेक्ट 94 सीट्स के साथ नुमाया है और हुकूमत में है। अपोजिशन में आ जाती है JUIF जो कि 15 सीटें हैं, एनपी की 12 हैं, पीएमएलएन की 7 हैं, पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 हैं, जीआई की 3 हैं, जो कि टोटल सीटें बन जाती हैं 42। अपोजिशन के अंदर हमारे पास 42 सीटें हैं, और जो नॉन अलाइंड है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है 4, बीएपी है 4, और पीएमएल-क्यू 1 उनकी 1 है, और ये सीट्स मिला के हमारे पास बन जाती हैं टोटल 9 सीटें हमारे पास अलाइंड बन जाती हैं। अच्छा, अगर अलाइंड सीटों को भी हम हुकूमत के साथ अटैच करें, थोड़ी बहुत ही अटैच करें, तो हमें क्लियरली तौर पे नज़र आता है। अच्छा, यहाँ पे आपने ज़हन रखना, अपनी ये फार्मूला ज़हन में रखना है कि वो जो वोट्स हैं वो निकाले कैसे जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल सीट्स हैं केपीके की वो हैं 145, इसको डिवाइड करना है उस पर जितनी सीट्स अलॉट हुई हैं। केपीके को सीट्स अलॉट हुई हैं 12, अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं 12 के ऊपर 145 को, तो क्लियरली तौर पर 12 वोट्स दरकार हैं एक सेंटर को इलेक्ट होने के लिए। यहाँ पे जो पीटीआई है वो क्लियरली तौर पर क्लीन स्वीप करती हुई नज़र आती है, और तकरीबन कुछ भी नहीं तो ये 8 सीटें आराम से ले लेगी। यहाँ पर 7 से 8 सीटें, अगर ये इंडिपेंडेंट और अलाइन वाले भी साथ दाखिल होती हैं तो इंशाल्लाह ये 8 सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी, और जो अपोजिशन है वो तकरीबन यहाँ पे 4 सीटें लेने में कामयाब होगी। हमने पंजाब का एनालिसिस किया और केपीके का किया, अब हम चलते हैं सिंध की तरफ। सिंध में इस वक्त हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वो भी यहाँ पे बग़ैर किसी इत्तेहाद के क्लियरली तौर पर अकेली हुकूमत में है। उसकी 99 सीटें,
उसके 99 MPs इस वक्त उनकी असम्बली के अंदर मौजूद हैं और अपोजिशन के अंदर हमारे पास 69 सीटें हैं, जिसमें PTI की 30 हैं, MQM की 21 हैं, GDA की 14 हैं, TLP की 3 है, JI की 1 है। और यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट्स को निकाल कर ये सीट्स बन जाती हैं 165। और यहाँ पे वोट्स कितने दरकार है, वो हैं 11 वोट्स दरकार है। उसको डिवाइड करें तो आपके सामने आ जाएगा कि 15 वोट्स चाहिए। अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी एक मार्जिन लेती हुई नज़र आती है, जो कि अपोजिशन के लिए बड़ा ही अहम है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन, कि अपोजिशन जीतती है या गवर्नमेंट जीतती है। अब सिंध के अंदर जो अपोजिशन है वो लेगी 7 सीटें और जो PTI है वो यहाँ पर 4 सीटें क्लियरली तौर पर लेती हुई नज़र आती है। अच्छा, अब आ जाते हैं बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के पास है 35 सीटें, जिसमें BAP, PTI और ANP है। BAP के पास 24 हैं, PTI के पास 7 हैं, ANP के पास 4 सीटें हैं। और जो सपोर्टेड है वो BAP के AE के 3 हैं, HDP के 2 हैं, JWP की 1 सीट है। ये वो हैं जो सपोर्टेड है हुकूमत को, और ये अपना राइट किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, अपोजिशन के अंदर हमारे पास 22 सीटें हैं, जिसमें JUI की 11, BNP-M की 10, PMAP की 1 है और PMLN की 1 है, इंडिपेंडेंट की भी 1 है। अच्छा, यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास जो PTI है वो भी यहाँ पर, अच्छा आपने ज़हन में रखना है, यहाँ पे हुकूमत PTI BAP के साथ और ANP के साथ मिल के कर रही है। अगर आप हुकूमत फेडरल को ज़हन में रखें तो ये वहाँ पे उनके साथ हैं, तो उम्मीद है कि वो यहाँ पर भी PTI का साथ देंगे। अगर वो PTI का साथ देते हैं तो 7 सीटें वो यहाँ पे क्लियरली तौर पे लेते हैं और अपोजिशन यहाँ से 5 सीटें लेके इलेक्ट होती है। आपने चारों प्रोविंसेस का इस वक्त हमने आपको बताया कि सीट्स किस तरह इलेक्ट हो रही हैं, और आपने यहाँ पे अब आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे पंजाब के अंदर जो PTI है वो 6 सीटें लेगी, KPK के अंदर 8, सिंध के अंदर 4, बलूचिस्तान के अंदर 7, और कैपिटल की जो 2 सीटें हैं वो तो क्लियरली तौर पे PTI की ही होने वाली हैं। तो वो 2 सीटें डालकर ही टोटल 27 सीटें बन जाती हैं। और अपोजिशन के पास पंजाब में 6, KPK में 4, सिंध में 7, बलूचिस्तान में 5, और इनकी टोटल सीट्स बन जाती हैं 21। और यहाँ पे भी हुकूमत के पास मार्जिन है, जिससे क्लियरली तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो अपना सेनेटर बनाने जा रही है, और सेनेटर ऑफ द हाउस जो है वो भी हुकूमत अपना ही बनाएगी। अब अपोजिशन की तरफ से कौन सामने आता है ये तो कल ही पता चलेगा, इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा कि अपोजिशन की तरफ से कौन आने वाला है। अच्छा, हम यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि जो सेनेटर होता है ना, सदर पाकिस्तान की गैर मौजूदगी में जो कि सेनेटर का हेड होता है वो कायम सदर ही होता है। और यहाँ पे आपको पता चला होगा गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन, गवर्नमेंट कितनी सीटें लेने में कामयाब हो सकती है, कितने वोट्स चाहिए। अगर इतने वोट से ऊपर नीचे होता है तो साफ नज़र आएगा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, और हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर जो जीतेगा वो ज़ाहिरी बात है पैसा लगाएगा। अगर पैसा चलता है तो इन ग्राफिक्स के और इन फिगर्स के बाद आपको पता चल जाएगा, आसानी से आप कल कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस बंदे ने, किस पार्टी ने पैसा लगाया किसी के MPs के ऊपर और उन्होंने उनसे वोट हासिल किए हैं। अब कल हमारे पास इलेक्शन होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह कल देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट अपोजिशन के ऊपर सबकत ले जाती है, क्या गवर्नमेंट अपोजिशन के ऊपर सबकत ले जाती है, क्या वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स बनाकर सेंटर के अंदर भी अपनी मेजॉरिटी को शो करती है। ये तो इंशाल्लाह कल ही पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान जब्रार खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और इस चैनल का भी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।